Good morning student, welcome back to your science class for class 9th. So this is your chapter number 15, improvement of food resources. Okay, so in this chapter, in this video we will study about improvement of food resources, exercise solution question. Mainly we will discuss only important question और exercise solution question. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो आपके एक्सरसाइज सॉल्यूशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो जो आंसर है वो आपके किस तरह से, मतलब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपके आंसर किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपका है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपके पेज जो आपके बुक है उसके बीच के जो क्वेश्चन, जो इंटेक्स के क्वेश्चन बनते हैं ना, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं इसमें, यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, वॉट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो हम सीरियल, पल्सेस और फ्रूट और वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है, तो ये क्या है, ये आपके सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और मेनली ये रीज़न होते हैं किसके, एनर्जी के लिए, एनर्जी सोर्सेस या फिर कहें कि एनर्जी गिविंग फूड है ये सारे। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, पल्सेस प्रोवाइड, मेनली जो जितने भी सीरियल्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, और हम ये कह सकते हैं इनको मेन रीजन ऑफ एनर्जी। बट जो पल्सेस है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन, किसके लिए, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट क्या करते हैं, आर लोडेड विथ मिनरल विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं, सारे जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उन सब में मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सभी से ये सारे न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट हमें मिलते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन को आपका बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या कह रहे हैं, जो बायोटिक फैक्टर है जैसे कि आपके इंसेक्ट हो गए, रोडेंट्स हो गए, पेस्ट हो गए और मैनी मोर स्प्रेड द डिसीज एंड रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब जो बायोटिक फैक्टर यानी कि जिनमें जो है लाइफ पॉसिबल है, तो उन सबको अपन क्या कहते हैं, बायोटिक। तो और वो बायोटिक फैक्टर क्या कर सकते हैं, रोडेंट का काम क्या है, जितने भी जो क्रॉप है उनको कट करना, कुतरने का काम। और पेस्ट क्या है, ये एक डिसीज़ कॉज करते हैं, और इंसेक्ट भी क्या करते हैं, डिसीज़ ही कॉज करते हैं ना। तो इससे जो है क्या हो सकता है, जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, और एबायोटिक फैक्टर किस तरह से हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो ये है एबायोटिक फैक्टर, मतलब जिनमें जो है लाइफ नहीं है, जैसे कि आपकी लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, और आपका क्या है, ड्रॉट हो गए, है ना, ये सारे आ जाते हैं, मॉइस्चर हो गया। तो यही इसमें कहना है कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर, विंड, रेन, फ्लड, ये मैनी आपके मोर, ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय द क्रॉप रेस्ट, यानी कि क्रॉप की जो कल्टिविटी है या फिर प्रोडक्टिविटी जो है ना, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो क्या हो जाएगा, सारे क्रॉप जो है वो आपके बर्न हो जाएंगे, है ना, येलोविश हो जाएंगे। मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो क्या है, वो गल जाएंगे, है ना। अगर विंड, हवा ज़्यादा हो गई तो उनकी जो स्टेम है वो झुक जाएगी और प्रॉपर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। और बाढ़ आ गई तो क्या है, वो सबको स्वेप्ट अवे कर देगा, मतलब सबको बहा कर ले जा लेगा। ठीक, तो इस तरह से ये इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। कौन से ऐसे डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करने के। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एसेंशियल एग्रोनॉमिक फीचर हैं जो कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो है, सबसे फर्स्ट है प्रोफ्यूज ब्रांचिंग अलॉन्ग विथ टॉलनेस इन एनी फॉडर क्रॉप, या फिर ड्राफ्टनेस इन एनी सीरियल। यहाँ पर मतलब ये कहेंगे उनको इम्प्रूव करके किस तरह से, कि जो फॉडर क्रॉप होते हैं उनके जो टॉलनेस है उसको हम क्या करें, प्रोफ्यूज़ कर दें, यानी कि जितनी ज़्यादा जो फॉडर्स यानी कि जो चारा होते हैं, एक्स्ट्रा अनवांटेड क्रॉप जो होते हैं, तो उनको हम बढ़ने से रोकें, उनको प्रोफ्यूज़ करें, है ना। और ड्राफ्टनेस इन एनी सीरियल्स, तो जो सीरियल्स हैं उनकी ड्राफ्टनेस को हम बढ़ा करके या फिर उनको कम करके हम क्रॉप कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ इम्प्रूवमेंट के वे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है और इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम क्यों कह रहे हैं, क्या रीज़न है। मैक्रो मीन्स होता है आपका ह्यूग या फिर वास्ट, है ना, वेस्ट अमाउंट में आपका रहता है, जो लार्ज अमाउंट में जो होते हैं उनको अपन कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट आर द फंडामेंटल एलिमेंट दैट आर यूज्ड बाय प्लांट इन मोर क्वांटिटी
तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, फंडामेंटल एलिमेंट हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं बाय प्लांट इन मोर क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट के थ्रू वो यूज़ किए जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट नीडेड बाय द प्लांट आर, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट के थ्रू नीडेड है, क्यों, रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये किसका कंस्टिट्यूएंट है, प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म मीन्स उसमें जो है एक्स्ट्रा प्रोटीन रिच एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे क्या हैं, आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, मतलब ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। कैल्शियम इज एग्जिस्टिंग इन सेल वॉल, अब ये जो कैल्शियम है ये जितने भी प्लांट्स हैं उनके सेल वॉल में एग्जिस्ट होता है। एंड मैग्नीशियम इज, जो मैग्नीशियम है इज सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मैग्नीशियम क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल है उसका सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, या कहें कि मेन कंपोनेंट होते हैं। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट में। इस वजह से मैक्रोन्यूट्रिएंट को जो है प्लांट बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली प्लांट के जो ऑल ओवर पार्ट है उसमें सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट और उनके डिफरेंट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो देयर आर 6 बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू ग्रो, ये कौन कौन से यहाँ पर, मतलब जनरली 16 बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसमें से यहाँ क्या बता रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर सप्लाइड बाय वाटर एंड द रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड थ्रू सॉइल। 16 में से जो 2 हैं वो आपके क्या हैं, वाटर के थ्रू सप्लाई होंगे, कौन कौन से, कार्बन एंड ऑक्सीजन। बाकी जो बच्चे आपके 14 हैं वो किसके थ्रू सप्लाई होते हैं, वो सप्लाई थ्रू दी सॉइल, यानी कि सॉइल में कैसे, सॉइल से जो है ये सप्लाइड होते हैं, सॉइल में है, सॉइल से वो एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स को मिलेगा, है ना, इस तरह से वो मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो यहाँ पर मेनली ये कह रहे हैं कि जो मैन्योर और फर्टिलाइजर हैं उनके बीच में कंपेयर करना है, ठीक। तो मैन्योर क्या करता है, मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी विथ एडेड न्यूट्रिएंट्स, ये सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके, ठीक है। एंड मैन्योर क्या करता है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस टू द सॉइल एंड देयर फॉर इंक्रीजिंग द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन क्लेई सॉइल। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मैन्योर है वो प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैटर लाइक अ ह्यूमस, ये आप सॉइल को ये प्रोवाइड करता है। इस वजह से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी कि वाटर को कैप्चर करने की जो कैपेसिटी है वो सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल की आपकी क्या है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मैन्योर्स रिड्यूस, मैन्योर क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं सॉइल इरोसन को, ठीक है। ये बिल्कुल सॉइल इरोसन मीन्स क्या है, आपका जो सॉइल है उसका एक जगह से खिसक कर दूसरे जगह पर चले जाना, है ना। जैसे अपन देखते हैं ना बारिश होती है तो जो सॉइल है वो आपके स्लोपी एरियाज में पानी के साथ वो बह के नीचे की तरफ आ जाते हैं, है ना। तो ये जो सॉइल इरोसन की कंडीशन है ना, इसको मैन्योर रिड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, दे प्रोवाइड फूड फॉर सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया, और जो मैन्योर है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फूड किसको, सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया को, विच आर हेल्पफुल इन ग्रोविंग क्रॉप के लिए जो कि हेल्पफुल है, जैसे कि एनाबिना हो गया, नॉस्टॉक हो गए, कुछ आपके बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया हो गए, इन सबको ये क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, अब फर्टिलाइजर का क्या इफेक्ट होता है, तो फर्टिलाइजर किस तरह से हेल्प करते हैं क्रॉप के इंप्रूवमेंट में, तो फर्टिलाइजर मेक द सॉइल टू बिकम टू ड्राई एंड क्या है, पाउडर्ड एंड राइजेज रेट ऑफ सॉइल इरोजन। अब देखो मैन्योर में अभी हमने देखा था कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, बट यहाँ पर देखो ये जो आपका है फर्टिलाइजर, ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को जो है ये इंक्रीज करता है, ठीक है, और ये जो सॉइल है उसको ये ड्राई करता है ये, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग द पोरोसिटी, मतलब यहाँ पर यह है पोरोसिटी ऑफ सॉइल, हैंस द प्लांट रूट्स डू नॉट गेट ऑक्सीजन प्रॉपरली। मतलब यहाँ जो ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब आपके जो फर्टिलाइज़र है वो सारे केमिकल से बने हुए हैं, तो ये जो केमिकल है ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं किसको, ऑक्सीजन प्रॉपरली उसको गेट करने की, मतलब ऑक्सीजन को गेट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको रिड्यूस करते हैं ये, ठीक है। द नेचर ऑफ सॉइल चेंजेस इधर टू बेसिक और एसिडिक,
फर्टिलाइज़र की वजह से जो सॉइल की जो नेचर है, सॉइल का जो नेचर जैसे कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर है, वो जो है आपके सॉइल में बन जाएंगे। यानी कि ये कहें कि फर्टिलाइज़र की यूज से जो सॉइल का नेचर है या तो एसिडिक हो जाएगा या तो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहे हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट वाई। कौन से कंडीशन है जो कि आपको मोस्ट बेनिफिट देंगे और क्यों देंगे। तो फार्मर यूज हाई क्वालिटी सीड, डू नॉट अडॉप्ट एरीगेशन और यूज फर्टिलाइजर। तो क्या ये वाला करेक्ट है, या फिर बी फार्मर यूज ऑर्डिनरी सीड, अडॉप्ट एरीगेशन एंड यूज फर्टिलाइजर, या फिर थर्ड वाला कि फार्मर यूज क्वालिटी सीड, अडॉप्ट इरिगेशन, यूज़ फर्टिलाइजर एंड यूज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर। तो थर्ड वाला जो है ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि हम क्या करेंगे, फार्मर यूज़ तो करेगा आपका हाई क्वालिटी का सीड, पर साथ ही साथ वो इरिगेशन को भी अडॉप्ट करेगा। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, और फर्टिलाइजर का भी यूज़ करेगा ताकि क्रॉप में प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, और वो क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं इसमें, सी विल गिव द मोस्ट बेनिफिट बिकॉज यूज अ गुड क्वालिटी सीड इज नॉट ओनली सफिशिएंट अंटिल द सॉइल इज प्रॉपरली इरिगेटेड। तो गुड क्वालिटी सीड तो हम ले लेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर इरिगेशन नहीं देंगे तो सीड का कोई मतलब नहीं रहेगा। एंड एनरिच विथ फर्टिलाइजर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम बायोटिक फैक्टर, मतलब यहाँ पर, और इसको हम क्या करेंगे, सीड को बायोटिक फैक्टर से भी प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उसको कोई नुकसान ना हो और हमें जो है प्रॉपर तरीके से कल्टीवेशन या फिर अच्छा अमाउंट में प्रोडक्शन हमें मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड प्रिवेंटिंग, देखो वाई शुड प्रिवेंटिंग मेजर एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बाय प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप। क्यों यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कि हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर लें। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ओवर एक्सपोजर ऑफ केमिकल लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे ही हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, मतलब फर्टिलाइज़र, पेस्ट वगैरह, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह हम जो यूज़ करते हैं, तो उनके यूज़ करने से क्या होगा, यहाँ पर सारे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे वहाँ। ठीक है, हैंस बायोलॉजिकल मेथड आर प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप फ्रॉम पैथोजन, insect and rodents along with the increasing the production, since chemical are harmful for plant and also for the animal which feed on it, hence biopesticide are used as the safe way of crop प्रोटेक्शन। ठीक है, इस वजह से जो है सेफ वे है ये क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए कि हम बायो पेस्टिसाइड या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, व्हाट फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं कि हम ग्रेन्स को लॉस कर सकते हैं स्टोर करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मेन जो आपके फैक्टर हैं ये हैं आपका बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब जब हम स्टोर करके रखते हैं तो जो हमारे जो सीड हैं वो आपके क्या हैं, खराब हो जाते हैं। तो क्या रीज़न है, तो मेन है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि ये रोडेंट हो गया है ना, आपका पेस्ट हो गया, इंसेक्ट हो गया, फंगी हो गए, और आपके बैक्टीरिया हो गए, है ना, ये सब। और फिर उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ एबायोटिक की अगर हम बात करें तो एबायोटिक में क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सनलाइट हो गया, फ्लड हो गए, रेन हो गए, टेम्परेचर और मॉइस्चर। तो ये आपके एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर हैं जो कि ग्रेन्स के स्टोरेज के टाइम पर ये इसको मतलब डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर हाई यील्डिंग। कोई एक मेथड को बताना है क्रॉप प्रोडक्शन में हाई, मतलब हाई क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सके उसके लिए। तो यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग इज़ वन ऑफ द method adopted for high yield plant breeding and it implemented to improve the variety of crop by breeding plants. And plants from various places areas are picked up with preferred traits, and then the process of hybridization or crossbreeding is done among these diversity to get a crop plant of anticipated करेक्टरिस्टिक। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग मेथड है उसको एडॉप्ट किया गया है हाई यील्ड या हाई प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जिससे जो है क्रॉप के ब्रीडिंग क्वालिटी में इम्प्रूव कर सके, ब्रीडिंग जो वैरायटी उसमें इम्प्रूव कर सके, और अलग अलग एरियाज़ में जो आते हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के ट्रेड्स या फिर अलग अलग सीड हम यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग इज़ डन अमंग दीज डाइवर्सिटी।
तो इस तरह से जो है दो डिफरेंट टाइप की जो वैरायटी या करेक्टर्स हैं उनको हम यूज़ करके ये क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से क्रॉस ब्रीडिंग करा के एक नई डिफरेंट काइंड्स ऑफ करेक्टर या वैरायटी के सीड या फिर क्रॉप अपन बना सकते हैं, जो कि आपका हाई यील्ड का होता है, हाई प्रोडक्टिविटी उसमें होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज इन फील्ड, क्यों यूज़ करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का जस्ट अभी हमने बताया था, बात किए थे इस बारे में कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर यूज टू एनरिच द सॉइल क्वालिटी, मतलब जो सॉइल की क्वालिटी है ना उसको बढ़ाने के लिए, किसकी क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द डिसीज़, और ये साथ ही डिसीज़ को कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर replenish the soil by supplying nutrients to the soil, and they are excellent source of potassium, phosphorus, nitrogen which assist in healthy development of plant। तो ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर किसके, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के सोर्सेस होते हैं, या इनमें रिच अमाउंट में ये आपका क्या है, सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि प्लांट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल है। एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मेनली इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये मेनली किसको इम्प्रूव करते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज इट यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो जेनेटिक मैनिपुलेशन है वो किस तरह से हेल्पफुल है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, तो इसको पढ़ते हैं। इसको क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जेनेटिक मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ जीन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। Here, gene of a particular character is introduced inside the chromosome cell and hence result in a transgenic plant। मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक प्लांट की जीन को दूसरे प्लांट के जीन में जब डाला जाता है तो उससे एक जो नया करेक्टर जनरेट होता है उसको ही क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक करेक्टर या फिर जेनेटिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ जीन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, जिससे जो है यहाँ पर जीन के एक पर्टिकुलर करेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पर, दूसरे जो आपके जीन हैं उसके अंदर, मतलब ये कहें कि क्रोमोसोम के जो सेल है वहाँ पर, जिससे हमें क्या मिलता है, ट्रांसजेनिक प्लांट मिलता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे है ये बीटी कॉटन है ना, बीटी कॉटन क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है विच कैरी, जो कि क्या कैरी करता है, बैक्टीरियल जीन दैट प्रोटेक्ट दिस प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट, मतलब इसके अंदर बैक्टीरियल जीन है जो कि इंसेक्ट से प्लांट को खुद ब खुद बिना पेस्टिसाइड या बिना इंसेक्टिसाइड डाले इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड दीज आर यूज इन प्लांट लाइक, कौन कौन से प्लांट में इसको यूज़ किया जाता है, तो ये है ब्रिंजल में हम करते हैं, उसके बाद कैबेज में, राइस, फिर कॉलीफ्लावर एंड मेज क्रॉप में, टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका क्या है, जेनेटिक मैनिपुलेशन की बात हो गई। अब नेक्स्ट है हाउ डू स्टोरेज ग्रेन्स लॉसेस ऑकर्स। अब ये हमने अभी जस्ट बात की थी कि जो स्टोरेज ग्रेन्स हैं उनमें लॉसेस कैसे होगा, तो मेन होगा बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर की वजह से, है ना। तो वो स्टोरेज होते हैं, तो बायोटिक फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे, तो बायोटिक में आ जाएंगे इंसेक्ट, रोडेंट्स, पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया, माइट्स, बर्ड्स, ये सारे आ जाएंगे। पर अगर ए बायोटिक फैक्टर की बात करें तो इसमें आ जाएगा टेम्परेचर एंड पीएच, और आपका क्या एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, विंड आ जाएगा, फ्लड आ जाएंगे, ये सारे आपके क्या है ए बायोटिक फैक्टर हैं जो कि ग्रेन के मतलब स्टोरेज में ये लॉस करते हैं ये। ठीक है, ग्रेन्स को जो है स्टोरेज, यानी कि अगर हम कहीं स्टोर करके रख दिए हैं तो इनकी वजह से वो नुकसान हो सकता है। ठीक है, जिससे आने वाले टाइम में हम एग्रीकल्चर, मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, सारे जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लिए। अब जो है इसको आप एक बार देखिए, जहाँ समझ में ना आए उसको रिवाइंड करिए, फिर दोबारा से देखिए और इसको अच्छे से रीड करिए, और इसे जो है आप कॉपी में नोट करके इनके क्वेश्चन आंसर लर्न करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, जहाँ ना समझ में वहाँ दोबारा से देखिए और चीज़ों को एक बार क्लियर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके न्यू चैप्टर के साथ। तो ये आपका क्या है, लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। इस मतलब ये आपके एनुअल एग्जाम के बेसिस पर ये लास्ट चैप्टर था जिसको हमने रिवाइज़ किया। फिर हम दोबारा इसको रिवाइज़ करेंगे, तो जो जो चीज़ें आपको जहाँ पर डाउट हैं वो दोबारा जब आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट। अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ विथ न्यू एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप देखेंगे तो, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।